Good morning, students. In the last class, we have discussed about equilibrium constant. Equilibrium constant is the ratio of concentration of product divided by reactant, denoted by Kc or Kp. Concentration of product divided by reactant. और हमने इसमें पढ़ा था फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, that how equilibrium constant helps to predict the extent of reaction. ये हमने पढ़ा था. Higher value of equilibrium constant K greater than 10 की power 3 means forward reaction is favored. कि अगर K की वैल्यू ज़्यादा होगी it means concentration of product is more than the reactants, तो forward reaction is favorable. K की वैल्यू less than 10 की power -3 means backward reaction is favored. Less value of K means less will be the concentration of product, more will be the concentration of reactant. So backward reaction is favorable. और intermediate range में अगर रहती है K की value means concentration of reactant और products are comparable. ये हमने किया था. Now let's start second application of equilibrium constant. Equilibrium constant helps to predict the direction of reaction. देखिए आपकी कोई भी रिएक्शन है ए बी रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म सी एंड डी, दीज आर द प्रोडक्ट्स. जब हम इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं तो जो रेशो लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, वो किसके इक्वल होती है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. लेकिन अगर आप इस रिएक्शन में जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है अदर देन इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर आप रेशो लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स की एट एनी स्टेज, तो वो कैसे एक्सप्रेस होगी? रिएक्शन कोशेंट और कंसंट्रेशन कोशेंट. अगर कोई भी रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है अदर देन इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं आई उससे पहले ही या उसके बाद, अगर आप रेशो लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट की, तो वो आपकी रेशो रहेगी कंसंट्रेशन कोशेंट के इक्वल. सेम फॉर्मूला रहेगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसे ही, लेकिन ये वाली जो रेशो है ये इक्विलिब्रियम में नहीं है. जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम से अदर किसी और स्टेज पे है तब हम रेशो ले रहे. अब हम इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि अपनी रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में किस डायरेक्शन में होगी. देखिए अगर आपकी ये वैल्यू के की वैल्यू जो है क्यू की वैल्यू के इक्वल आती है, जो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वही आती है. इट मीन्स जब आपने रेशो ली रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी. ठीक है, अब आप देखिए अगर क्यू की वैल्यू ग्रेटर आती है देन के, तो उसको डिक्रीज होना पड़ेगा टू बिकम इक्वल टू के. डिक्रीज होना पड़ेगा उसको के इक्वल आने के लिए. देखो अगर क्यू की वैल्यू ज़्यादा आती है इट मीन्स कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स की कम है. तो अगर आपको इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में आना है तो किस डायरेक्शन में आएगी? जब क्यू की वैल्यू डिक्रीज हो जाए. इट मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए. और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कब डिक्रीज होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन में, जब वो रिएक्टेंट्स बनाए इस तरफ, तो रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. इक्विलिब्रियम कब आएगा? व्हेन रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, देखो अगर के इक्वल आती है इट मीन्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है. अगर क्यू की वैल्यू के से ज़्यादा आती है मीन्स उसको डिक्रीज होना पड़ेगा टू बिकम इक्वल्स टू के. ये वैल्यू डिक्रीज कब होगी? जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाए. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी व्हेन मोर रिएक्टेंट्स विल बी फॉर्म, जब ये और रिएक्टेंट्स बनाए तो रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. इससे अपोजिट देखिए अगर क्यू की वैल्यू लेस होती है देन के, तो उसको इंक्रीज होना पड़ेगा टू बिकम इक्वल्स टू के. इक्विलिब्रियम आने के लिए रिएक्शन में क्यू इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, तो मोर एंड मोर रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट, तो रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो इन तीनों इनसे आपको चेक करना है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन दी हुई है तो पहले आप क्यू कैलकुलेट करोगे, और अगर वो के इक्वल नहीं है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है. लेस देन के
और ग्रेटर देन के, उस कंडीशन से हम बताएंगे कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब अटेंड होगा, आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे अब आप एक क्वेश्चन देखिए, ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 7.21। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर दिस रिएक्शन at 500 Kelvin is 0.061 N2 gas plus 3H2 gas in equilibrium with 2 ammonia gas। तो K की वैल्यू दी हुई है आपको इस रिएक्शन के लिए 0.061। At a particular time, analysis show that the composition of reaction mixture is 3 moles per liter N2। तो अब आपको किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे N2 की कंसंट्रेशन दी हुई है 3 मोल्स पर लीटर, H2 की कंसंट्रेशन भी आपको गिवन है 2 मोल्स पर लीटर, और अमोनिया की कंसंट्रेशन भी आपको गिवन है 0.5 मोल्स पर लीटर। इज द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है इन कंडीशंस पे। इफ नॉट, अगर नहीं है तो इन विच डायरेक्शन डज द रिएक्शन टेंड्स टू प्रोसीड टू रीच इक्विलिब्रियम, कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी टू प्रोसीड, किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी टू रीच इक्विलिब्रियम। जब आप देखिए, आप इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, एट एनी पर्टिकुलर टाइम अगर आपको कंसंट्रेशन दी हुई है तो फर्स्ट कैलकुलेट क्यू, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर, जैसे अमोनिया की पावर 2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है अपने N2 और H2 की पावर 3। अब आप कंसंट्रेशन वैल्यूज रखिए 0.5 स्क्वायर, ठीक है। N2 की कंसंट्रेशन कितनी है 3, H2 की कंसंट्रेशन है 2। तो अब आप यहाँ से Q को सोल्व कीजिए। देखिए, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 0.5 स्क्वायर 0.25 डिवाइड बाय 3 इंटू 8, तो इसको सोल्व करके आपका आंसर आएगा 0.0104, और आपकी K की वैल्यू कितनी थी 0.061। तो अब आप देखिए Q नॉट इक्वल टू K, इक्वल नहीं है, इट मीन्स रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये हमें पता लग गया। अब आप देखिए Q की वैल्यू लेस देन Kc, कम है, इस वैल्यू से कम है। अगर वैल्यू कम है तो अब आप बताइए किस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी टू रीच इक्विलिब्रियम। अगर वैल्यू कम है तो इसको इंक्रीज होना पड़ेगा, तो क्या होगा, रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको खुद करना है। देखिए, आप स्टेटमेंट नोट डाउन कीजिए, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। अ मिक्सचर ऑफ 1.57 मोल ऑफ N2, 1.92 मोल ऑफ H2 and 8.13 मोल ऑफ अमोनिया is introduced into 20 लीटर वेसल। अब इसमें आपको मोल्स दिए हुए हैं गैसेस की, और वेसल की वॉल्यूम है 20 लीटर। इस रिएक्शन के लिए वैल्यू ऑफ Kc आपको गिवन है, आपको बताना है रिएक्शन मिक्सचर इक्विलिब्रियम में है, अगर नहीं है तो किस डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन शिफ्ट होगी टू रीच इक्विलिब्रियम। इस क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ N2 क्या होगी, कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, कंसंट्रेशन है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स जितने आपको दिए हैं उसको आप डिवाइड करोगे वॉल्यूम से, ये होगी कंसंट्रेशन ऑफ N2। कंसंट्रेशन ऑफ H2 आप कैलकुलेट करोगे, और कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया भी आप कैलकुलेट करोगे। यस, अब आपके पास कंसंट्रेशन है, फर्स्ट कैलकुलेट Q, देन कंपेयर इट विद Kc। अगर ये Kc के इक्वल है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और नहीं है
तो लेस देन Kc है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ग्रेटर देन Kc है तो बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व किएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए, थर्ड एप्लीकेशन। अगर आपको किसी रिएक्शन में, ठीक है, कोई भी रिएक्शन अगर हम कंसीडर करें, ए रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म बी एंड सी। अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन पता है कि स्टार्टिंग में हमने कितना रिएक्टेंट लिया है, तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन है, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है और अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम पे कितने रिएक्टेंट और कितना प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है फॉर्मूला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ बी सी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम पे अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है रिएक्शन मिक्सचर की, तो अब आप कैलकुलेट कैसे करोगे, इसमें कुछ स्टेप्स हैं। देखो, सबसे पहले आपको चेक करनी है कि आपके न्यूमेरिकल में रिएक्शन बैलेंस हो। उसके बाद इनिशियली देखिए, एट टाइम जीरो इनिशियल कंडीशन पे सपोज कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की सी, प्रोडक्ट बने ही नहीं आपके, तो ये है जीरो। एट इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो अब आप लेट करेंगे कि लेट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है एक्स, ईच प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है एक्स, तो एट इक्विलिब्रियम ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी, सी माइनस एक्स। अब ये आपकी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन आ गई, ये हमने लेट करना है यहाँ पे कि सपोज एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट कितने बन गए, एक्स मोल्स, सी कितना बन गया, एक्स मोल्स, तो ए कितना है, सी माइनस एक्स। अब आपको के निकालना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी एक्स, सी की कंसंट्रेशन एक्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सी माइनस एक्स। तो अब आपको इस न्यूमेरिकल्स में के गिवन होगा, के गिवन होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन होगी, आपको ये भी गिवन होगा और इनिशियल कंसंट्रेशन भी गिवन होगी। आप यहाँ से एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, तो जितनी भी वैल्यू एक्स की आएगी वो आपकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट की, और इनिशियल कंसंट्रेशन से एक्स की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके आप ए निकाल लेंगे, ए की कंसंट्रेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो अब आप देखिए, इसमें न्यूमेरिकल्स आप किस टाइप से करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए आप, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से हम कर रहे हैं। PCl5 इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। आपको इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दी हुई है रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी, कैलकुलेट Kc। अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको तीनों की कंसंट्रेशन दी हुई है। Kc के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। PCl3 की कंसंट्रेशन कितनी है, 1.59 मल्टीप्लाइड बाय Cl2 की कंसंट्रेशन 1.59 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1.41। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे Kc की वैल्यू, तो आपके पास आंसर आएगा 1.79। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन गिवन है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं Kc। और अब आपके पास रिवर्स क्वेश्चन है, अगर आपको Kc गिवन है और आपको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो अब आप देखिए कैसे सोल्व करेंगे। जैसे अब ये क्वेश्चन देखिए आप, 3 moles of PCl5 kept in 1 liter closed vessel was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin। तो स्टार्टिंग में आपको PCl5 के कितने मोल्स दिए हुए हैं, 3 मोल्स, और वॉल्यूम है 1 लीटर, तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 3 मोल्स पर लीटर। आपको कंपोजिशन निकालनी है मिक्सचर की एट इक्विलिब्रियम, Kc भी आपको गिवन है।
देखो अब आपको Kc गिवन है और आपको कंसंट्रेशन निकालनी है मिक्सचर की, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की। इनिशियल कंसंट्रेशन भी गिवन है आपको PCl5 की 3 मोल्स पर लीटर। तो अब जिस तरह से मैंने आपको बताया सेम ऐसे ही होगा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वो स्टेटमेंट को आपको ध्यान समझना है। देखो इनिशियली आपको दिया हुआ है 3 कंसंट्रेशन 3 मोल्स पर लीटर, इनिशियली ये फॉर्म नहीं हुए। अब आप कंडीशन पढ़ेंगे एट इक्विलिब्रियम, सपोज x मोल्स PCl3 के फॉर्म हुए, x मोल Cl2 के, तो कितना रह गया बेटा 3 माइनस x, ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब आप एक्सप्रेशन लिखिए Kc के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 Cl2 डिवाइड बाय PCl5। अब Kc कितना गिवन है आपको 1.80 डिवाइड बाय x, ठीक है, इक्वल्स हो गया PCl5 की कंसंट्रेशन 3 माइनस x। अब आप इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे, 1.80 एक्स स्क्वेयर 3 माइनस एक्स। अब आप यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5.40 माइनस 1.80 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब आप इसको इक्वेशन बनाएंगे, क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 1.80 एक्स माइनस 5.40 इज इक्वल टू 0। ये अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप इसको सोल्व करेंगे, आपने किया हुआ है ये 10th क्लास में। अब ये इक्वेशन बन गई ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से x फाइंड आउट करेंगे बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x कम्स इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, ये मेथड सभी बच्चों को आता है। इस मेथड से या किसी और मेथड से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब आप इस में ये सोल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 1.59। अब आप देखिए x हमने किसको रखा था, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2, तो आपकी PCl3 और Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी होगी 1.59 और PCl5 की कंसंट्रेशन कितनी होगी 3 माइनस एक्स, 3 माइनस 1.59, तो आपके पास आंसर आएगा 1.41 मोलर। तो इक्विलिब्रियम पे आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, PCl3 और Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी आएगी बेटा 1.59 मोलर और PCl5 की कंसंट्रेशन आएगी 1.41 मोलर। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जब भी आपको इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है और Kc की गिवन है तो अब आप इसी मेथड से अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को और सोल्व करेंगे कि आपको लेट करनी है इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x, अगर सेम है स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है तो यहाँ से x ही होगा माइनस 1 मोल से 1 मोल PCl3 और 1 मोल Cl2 बन रहा है, तो अगर इसकी x मोल फॉर्म होंगे तो इसमें से x होगा। अगर यहाँ पे स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स डिफरेंट हैं देन प्रोडक्ट, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब आप एक और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस एट इक्विलिब्रियम। अब सेम क्वेश्चन है, आपको इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन बतानी है ICl, I2 एंड Cl2 when initial concentration of ICl was 0.78 मोलर। जब आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.78 और इनकी कितनी करेंगे आप 0। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन I2x Cl2x। अब आप ये देखिए 2 मोल ICl 1 मोल I2 एंड 1 मोल Cl2 फॉर्म कर रहे हैं,
तो ये कितना सब्ट्रैक्ट होंगे इसमें से, -2x, हाफ, इसके हाफ प्रोडक्ट बन रहा है, 2 मोल से 1 बन रहा है, तो अगर इसके x फॉर्म हो रहे हैं तो ये कितना सब्ट्रैक्ट हुआ है, 2x, यहाँ से कितनी अमाउंट सब्ट्रैक्ट होएगी, 2x। तो अब सेम क्वेश्चन है, केसी के लिए एक्सप्रेशन लिखिए आप, पावर 2, x स्क्वेयर हो जाएगा 0.78 माइनस 2x होल स्क्वेयर। तो अब आपको केसी की वैल्यू गिवन है 0.14। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर 2 पावर कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे x डिवाइड बाय, तो ये आपके पास आएगा यहाँ से 0.37। तो अब ये सिंपल सोल्व हो जाएगा आपका, बस आपको इसमें x सोल्व करना है। तो अब आप देखिए x इज इक्वल टू, यहाँ से इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 0.74x। तो अब यहाँ से आप x कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप x कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.167 x, जो कि किसकी कंसंट्रेशन होगी, I2 की और Cl2 की। और आपको ICl की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो ICl की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, 0.78 माइनस 2x, यहाँ से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस करने, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिए बेटा, ये आपको खुद करना है, नोट डाउन कीजिए। Kp इज इक्वल टू 0.04 एटमोसफेयर फॉर इथेन, इथेन की, ठीक है, डिकम्पोजिशन दी हुई है रिएक्शन ये, इसके लिए आपको Kp की वैल्यू गिवन हुई है और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है C2H6 की, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क एट 4 एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो इनिशियली प्रेशर दिया हुआ है फ्लास्क का और आपको कंसंट्रेशन निकालनी है। अब सेम मेथड अप्लाई होगा, बस इसमें आप Kp के लिए लिखेंगे एक्सप्रेशन, इनिशियली प्रेशर है 4, जब ये फॉर्म नहीं हुए हैं तो ये 0, इक्विलिब्रियम पे x और x, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनकी वजह से है तो इनका कितना रहेगा 4 माइनस x। तो उसके अकॉर्डिंग अब आप इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गई, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ते हैं इस यूनिट का, ली चैटलियर प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। को ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आएगा, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। देखो, ये ली चैटलियर ने ये कहा कि कोई भी रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है और जब ये इक्विलिब्रियम अटेन करती है, जब ये इक्विलिब्रियम की स्टेज पे आती है, तो आपको पता है इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाती है, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सब कांस्टेंट हो जाते हैं, टाइम के साथ चेंज नहीं होते। तो ये कह रहा है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और आप कोई भी फैक्टर में चेंज करते हैं, सपोज आप ए और बी की अमाउंट बढ़ा दो या सी और डी की अमाउंट बढ़ा दो उस वेसल कंडीशन में, या टेम्परेचर इंक्रीज करो, प्रेशर इंक्रीज करो, तो उससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो रिएक्शन दोबारा से अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी, रीएस्टेब्लिश होने की कोशिश करेगी, इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करेगी। तो जहाँ पे आप चेंज करोगे तो वो खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, दोबारा रीमेंटेन करेगी इक्विलिब्रियम। तो ये ऐसा इसने कहा ली चैटलियर प्रिंसिपल, कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और आप उसको डिस्टर्ब करो किसी भी कंडीशन को अप्लाई करके, चेंज करके, तो दोबारा से वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम रीएस्टेब्लिश कर लेगी, डायरेक्शन अपनी मेंटेन करेगी, या तो फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में, उसके अकॉर्डिंग वो दोबारा अपना इक्विलिब्रियम सेट कर लेगी, एक न्यू इक्विलिब्रियम न्यू कंडीशन के साथ। तो अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर,
सच एज कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर, दैट डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। जो फैक्टर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को डिफाइन करते हैं, अगर आप उनमें कोई भी चेंज करो, विल कोज द सिस्टम टू चेंज इन सच अ मैनर, कि फिर क्या होगा, जैसे ही चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम दोबारा से एडजस्ट होएगा। कैसे? जो हमने चेंज किया है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगी रिएक्शन, टू रिड्यूस या काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ द चेंज। दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल, कि अगर आप इस रिएक्शन में ए बढ़ा दो तो आपकी रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पे ए कंज्यूम हो, तो रिएक्शन शिफ्ट होगी फॉरवर्ड में, तो दोबारा से एक नया इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। एक फिक्स अमाउंट है इक्विलिब्रियम पे, जैसे ही आप चेंज करोगे तो उस चेंज को अपोज करने की कोशिश करती है रिएक्शन, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में हो रही है, तो किसी भी डायरेक्शन में रिएक्शन जा सकती है और एक नया इक्विलिब्रियम फिर से एस्टेब्लिश कर लेगी। ये है ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब हम इसमें सबसे पहला फैक्टर पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आपकी जो कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और आप चेंज करते हो कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, तो आपकी इक्विलिब्रियम जो है उस डायरेक्शन में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है जहां वो चेंज अपोज हो जाए, जहां वो चेंज जो आपने किया है वो मिनिमाइज हो जाए, कम से कम हो जाए। जैसे अब आप एक रिएक्शन देखिए, आपके पास ये रिएक्शन है H2 गैस प्लस I2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद HI। अब मैंने ये एक कंडीशन ली है टाइम के साथ कि एक पर्टिकुलर इस टाइम पे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और टाइम के साथ HI, I2 और H2 की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अब आप देखिए इस टाइम पे T1 पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे सपोज आप इस रिएक्शन में H2 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दें? H2। तो जैसे ही हम इसमें H2 ऐड करेंगे, H2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई। जैसे ही H2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन डिस्टर्ब हो गई, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रिएक्शन एडजस्ट होने की कोशिश करेगी, दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करेगी। तो अगर आप H2 की अमाउंट बढ़ाओगे तो आपकी कोशिश रिएक्शन में कौन सी डायरेक्शन जाएगी, जहाँ H2 की कंसंट्रेशन फिर से डिक्रीज हो जाए। तो क्या होगी, ये रिएक्शन में H2 और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे I2 के साथ रिएक्ट करके, और I2 की कंसंट्रेशन और कम हो जाएगी क्योंकि उसके साथ और मॉलिक्यूल्स H2 के रिएक्ट कर रहे हैं। और अगर H2 की कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट और बनेंगे, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, और इस तरह से इक्विलिब्रियम दोबारा से एक नया इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। देखिए शुरू में इनकी अमाउंट कांस्टेंट थी, आपने थोड़ा सा H2 की अमाउंट बढ़ाई तो ये बढ़ गई, फिर I2 के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया इसने, तो I2 की कंसंट्रेशन थोड़ी सी घट गई, और I2 की HI और बनेंगे तो HI की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। फिर एक टाइम T2 पे दोबारा से एक नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। इस स्टेट पर T1 से T2 इक्विलिब्रियम में रिएक्शन नहीं है, री एस्टेब्लिश कर रही है रिएक्शन खुद को कि कैसे इक्विलिब्रियम में आए। तो अगर आप रिएक्टेंट्स की अमाउंट बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे रिएक्टेंट्स की अमाउंट फिर से डिक्रीज हो जाए, तो वो और प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे। और अगर आप प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम आपका उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाए, इट मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जहाँ आप चेंज करोगे, इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्शन है उस चेंज को अपोज करने की कोशिश करती है कि कैसे वो मिनिमाइज हो। रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जहाँ रिएक्टेंट कंज्यूम हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो वहाँ रिएक्शन शिफ्ट होगी जहाँ प्रोडक्ट कंज्यूम हो, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हर रिएक्शन में चेंज करने से इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस तरह से आपकी एक न्यू इक्विलिब्रियम रीएस्टेब्लिश होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको इसके लिए एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर प्रोडक्ट की इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। दोबारा से इक्विलिब्रियम रीएस्टेब्लिश होगा व्हेन रिएक्शन प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन। और अगर रिवर्स बोलें
तो आपका ये रिवर्स हो जाएगा कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो, अब आपको इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये आपकी एक रिएक्शन है 2H2 प्लस CO इन इक्विलिब्रियम विद CH3OH मीथेनॉल। आपको इफेक्ट बताना है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, एडिशन ऑफ H2। देखो, अगर हम और H2 ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां H2 कंज्यूम हो। तो कौन सी डायरेक्शन होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मीथेनॉल और ऐड करें, अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जहां ये कंज्यूम हो। तो आपकी डायरेक्शन क्या रहेगी इक्विलिब्रियम की? बैकवर्ड डायरेक्शन। रिमूवल ऑफ CO, अगर रिएक्शन वेसल में से CO रिमूव करेंगे तो कोशिश ये रहेगी इक्विलिब्रियम की ये फिर से बन जाए। ओपोज करता है। देखो, तो बनेगा कब? जब प्रोडक्ट इसको बनाए रिएक्टेंट्स को, तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। और रिमूवल ऑफ CH3OH, अगर इसकी कुछ अमाउंट रिमूव करेंगे तो इक्विलिब्रियम आपका डायरेक्ट उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां ये दोबारा फॉर्म हो। तो प्रोडक्ट इसे बना रिएक्टेंट इसे बनाना शुरू करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से आपको अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, किस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी टू री एस्टेब्लिश द इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहला इफेक्ट था ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन, और अगर डिक्रीज करेंगे तो रिवर्स आपको उसी के अकॉर्डिंग बताना है। देखिए, नेक्स्ट फैक्टर देखिए अब, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अब इसमें आपका स्पेशल क्या है, आप किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो, आपको पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में आती हैं तो सेम स्पीड से है। अगर आपकी कोई फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो रिवर्स रिएक्शन आपकी क्या होगी? एक्सोथर्मिक। तो अब दोनों के लिए अलग अलग इफेक्ट होगा टेम्परेचर का। सबसे पहले देखिए आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप देखिए, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय यूजिंग N2 और H2 गैस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है बेटा अमोनिया फॉर्म करने का। इस प्रोसेस का नाम होता है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस, इंडस्ट्रियल मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक। सबसे पहले आपको टेम्परेचर का जब भी इफेक्ट बताना है तो आपको एरो पे सबसे पहले ये मेंशन करना है, हीट का साइन देख के। उसके बाद आप बिल्कुल सिंपल है, अब आप देखिए, अगर आप इस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इट मीन्स आप हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम में। तो लीच एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप जो भी चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है रिएक्शन उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां से फिर से हीट एब्जॉर्ब हो जाए, और एब्जॉर्ब कहाँ होती है? एंडोथर्मिक में। तो रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तभी रिएक्शन फेवरेबल है प्रोडक्ट बनाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कि आपने पहले भी पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सोथर्मिक में तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगी। कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे रिएक्शन वहां शिफ्ट होगी जहां टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, जहां हीट यूज हो।
तो वो एंडोथर्मिक में होती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड। आपको सिंपल एक लाइन याद रखनी है कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाएं तो रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड, और इसका ऑपोजिट आपका रहेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन में। जैसे अब आप देखिए, अगर एंडोथर्मिक है रिएक्शन तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपकी रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहाँ पे हीट टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, हीट यूज़ हो। वो किस रिएक्शन में होती है? एंडोथर्मिक में। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और डिक्रीज करने से बैकवर्ड। ठीक है, और ये पॉइंट आपने पढ़ा भी हुआ है बेटा कि एक्सोथर्मिक फेवर्ड होती हैं लो टेम्परेचर पे और एंडोथर्मिक फेवर्ड होती हैं हाई टेम्परेचर पे। बस आपको यही ध्यान रखना है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ा रखा है, तो रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर इंक्रीज करा हुआ है तो फेवरेबल फैक्टर है, तो रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड। तो पहले आपको टाइप देखनी है रिएक्शन की कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन फॉलोइंग इक्विलिब्रिया। डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है। तो अब आप सबसे पहली रिएक्शन देखिए, हीट का साइन रिएक्टेंट की साइड है, तो ये रिएक्शन कैसी है? फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी है बेटा? एंडोथर्मिक। और तो बैकवर्ड कैसी है? एक्सोथर्मिक। बिल्कुल सिंपल, आपको एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, टेम्परेचर डिक्रीज किया है तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से कौन सी रिएक्शन फेवर्ड होती है? बताइए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से कौन सी रिएक्शन फेवर्ड होती है? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक है तो इट मीन्स रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड। ऐसे आप इस पॉइंट से इस तरह से रिलेट करें, बिल्कुल सिंपल है। आप उसको दूसरी तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन वहाँ शिफ्ट होगी जहाँ टेम्परेचर फिर से बढ़ जाए। बढ़ेगा कब? जब हीट इवोल्ड होगी। तो एक्सोथर्मिक में इवोल्ड होती है बैकवर्ड। या फिर आप सिंपल ऐसे ही ध्यान रखिए, लो टेम्परेचर फेवर्ड एक्सोथर्मिक, हाई टेम्परेचर फेवर्ड एंडोथर्मिक। अब आप नेक्स्ट देखिए, अगर इस रिएक्शन में हीट प्रोडक्ट की साइड लिखी हुई है, इट मीन्स इवोल्ड हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड, और बैकवर्ड एंडोथर्मिक। अब डिक्रीज द टेम्परेचर फेवर्ड द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट होगा। इस रिएक्शन में भी हीट यहाँ पे है तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक, बैकवर्ड एंडोथर्मिक। डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉरवर्ड। तो बिल्कुल सिंपल है, ली चैटलियर प्रिंसिपल से क्वेश्चंस बेटा बिल्कुल सिंपल है, बस आपको ध्यान से उस टॉपिक को समझना है और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो समझने। थर्ड देखिए अब आप, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब हम प्रेशर का चेंज इस इक्वेशन की हेल्प से समझेंगे, PV इज इक्वल टू NRT। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वेसल क्लोज्ड वेसल है, आइडियल गैस है, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हम प्रेशर का चेंज पढ़ने के लिए इसको रिलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल से। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो अब आप देखिए बिल्कुल सिंपल है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम डिक्रीज होगी। किसी भी गैस पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? इंक्रीज। अब अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल ऐसा हम कर रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हैं। इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? जहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाए फिर से। तो इट मीन्स आपको अब इसको रिलेट करना है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो आपका इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो, ओपोजिट होगा। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो उसको ओपोज करना है। इक्विलिब्रियम हमने यही पढ़ा है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो चेंज हम करते हैं उसको ओपोज करता है, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो आपका इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर दोबारा से प्रेशर डिक्रीज हो जाए। नंबर ऑफ मोल्स जहां डिक्रीज हो रहे हैं उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा।
करने से शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाए, और प्रेशर डिक्रीज करने से वहां शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाए, अपोज करने के लिए। ठीक है, तो अब आप देखिए, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस, और अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वहां शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो। तो अब आपकी ये रिएक्शंस हैं, आपको इफेक्ट बताना है, इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। इस रिएक्शन में अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तो रिएक्शन वहां शिफ्ट होगी जहां नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो। सभी रिएक्शंस में नंबर ऑफ मोल्स जहां डिक्रीज हो रहे हैं वहां रिएक्शन शिफ्ट करनी है। तो यहाँ देखिए, प्रोडक्ट की साइड 2 है और रिएक्टेंट की साइड 1 है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन जहां नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज है। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं 3 और यहाँ पर भी 3। जब चेंज नहीं हो रहा नंबर ऑफ मोल्स में तो प्रेशर का आप लिखोगे नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन में वन रिएक्टेंट गैसीय स्टेट में है और अदर सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड को कंसीडर नहीं करना, ओनली गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंसीडर करना है। तो रिएक्टेंट की साइड 1 है और प्रोडक्ट की साइड 2 है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से आपकी रिएक्शन वहां शिफ्ट होगी जहां नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो। तो इस रिएक्शन की डायरेक्शन भी क्या रहेगी, बैकवर्ड। नेक्स्ट आप देखिए, खुद से कीजिए, यहाँ पे 3 है रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स और यहाँ पे 1, तो अब ये रिएक्शन शिफ्ट होगी फॉरवर्ड। वहां पे रिएक्शन शिफ्ट होगी जहां नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। यहाँ पर आपका सॉलिड है कंसीडर, तो रिएक्टेंट्स को कंसीडर नहीं करना। यहाँ पे 1 सॉलिड है और यहाँ 1 है, तो रिएक्शन वहां शिफ्ट होगी जहां नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो, इट मीन्स बैकवर्ड। तो प्रेशर इंक्रीज करने से आपको रिवर्स रिलेट करना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि वहां पे रिएक्शन शिफ्ट करनी है जहां नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो, और अगर डिक्रीज ऑफ प्रेशर का इफेक्ट पूछा है तो वहां शिफ्ट करनी है जहां नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो। नेक्स्ट है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बिल्कुल सिंपल है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। हमने क्या पढ़ा अभी कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वहां शिफ्ट होगी जहां नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो, तो वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ गया बेटा। ठीक है, देखो प्रेशर इंक्रीज करा, वहां शिफ्ट हो रही है रिएक्शन जहां नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो। प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होती है, तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगी तो वहां शिफ्ट होगी जहां नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो। तो वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेट करना है। अगर आपके किसी वेसल में इक्विलिब्रियम कंडीशन से वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं तो आपको रिएक्शन वहां शिफ्ट करनी है जहां नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पे, बट इट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम फास्टर बिकॉज इट स्पीड अप द रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों की स्पीड को फास्ट करता है। तो कैटलिस्ट अगर आपको पूछें तो आप लिखोगे नो इफेक्ट। लास्ट इफेक्ट है अब आपका इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैसेस। देखो, अगर आप किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इनर्ट गैस ऐड करते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसमें कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे पढ़ रहे हो, इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करो तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। वॉल्यूम बढ़ेगी तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, आपका इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये कुछ आपके टॉपिक्स थे ली चैटलियर प्रिंसिपल से, हमें उनमें रिएक्शंस में इफेक्ट्स पढ़ना है। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल। आपको ये रिएक्शन दी हुई है डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, इट मीन्स 0 ग्रेटर देन 0 एंडोथर्मिक हुई, तो फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है और बैकवर्ड एक्सोथर्मिक। वॉल्यूम ऑफ वेसल इंक्रीजेज, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन वहां शिफ्ट होगी जहां नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो। यहाँ पे 3 है और यहाँ 4, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से एक्सोथर्मिक फेवर्ड होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बैकवर्ड, तो आप लिखेंगे बैकवर्ड। अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट पूछा है, डायरेक्शन नहीं पूछी। व्हाट विल हैपन्स टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इफ सम Cl2 इज एडेड टू इट।
अब आपको देखिए, आप ये रिएक्शन, ये देखो आप, ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक फॉरवर्ड और ये है बैकवर्ड एक्सोथर्मिक। अगर हम Cl2 ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड, इट मीन्स टूवर्ड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट इवोल्व होती है तो टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ेगा, तो अब हम इसको ऐसे रिलेट करेंगे और टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। Cl2 ऐड करेंगे तो रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड, इट मीन्स टूवर्ड्स एक्सोथर्मिक, हीट विल बी इवोल्व तो टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो इस तरह से जितने भी मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं, ये सभी आपको इससे रिलेटेड जो है आपको अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका यूनिट जो है इक्विलिब्रियम, इसका पार्ट 1 जो है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। ये प्रिंसिपल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो न्यूमेरिकल्स हैं बेस्ड ऑन केपी, केसी एंड हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन क्वेश्चंस की भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।